ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की, शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। सबसे पहले नजर टॉप 4 बड़ी खबरों पर। श्रीनगर के विश्व भारती स्कूल के छात्राओं के हिजाब पहनने पर सख्ती की तो वो हंगामे पर उतर आई, तो वहीं पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती इस पूरे विवाद के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। दूसरी बड़ी खबर, गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चलाए जा रहे धर्मांतरण रैकेट के जरिए 400 हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है और इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड शाहनवाज नाम का शख्स को बताया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर, अमेरिका पहुंचकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि विदेश में भारत की आलोचना करना राहुल गांधी की आदत है। चौथी बड़ी खबर, लखनऊ से, जहां कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या में अमेरिकी रिवॉल्वर के इस्तेमाल के बाद सामने आने के बाद इसे अतीक अशरफ मर्डर केस से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मुंबई से सटे मीरा रोड में दिल्ली के श्रद्धा आफ्ताब केस से भी बर्बर हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। मीरा रोड पर मौजूद गीता आकाशदीप हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट नंबर 704 में ऐसी भयानक कहानी रची गई जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। जहां करीब 4 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक शख्स ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद की कहानी तो इतनी क्रूर है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 56 साल के इस शख्स का नाम मनोज साने है। इसने अपने से 20 साल छोटी 36 साल की प्रेमिका सरस्वती विद्या का पहले कत्ल किया, फिर कटर से शव के कई टुकड़े किए। यही नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि मनोज ने हैवानियत की इंतहा पार करते हुए लाश के कई टुकड़ों को कुकर में पकाकर कुत्तों को खिला दिया। इस फ्लैट में वो यहाँ पे रह रहे थे और दोनों की प्रोफाइल के बारे में हालांकि अड़ोसी पड़ोसी को बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन 3 दिनों से इस घर के अंदर से बदबू आ रही थी। आरोपी मनोज शव के सभी टुकड़ों को ठिकाने नहीं लगा पाया था। पुलिस ने फ्लैट से सरस्वती के शव के कई टुकड़े बरामद किए। पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। 4 दिनों तक सोसाइटी में रहने वाले किसी भी शख्स को पता तक नहीं चल पाया कि उनके आसपास के किसी फ्लैट में एक शव है। लोगों को शक तब हुआ जब फ्लैट नंबर 704 और उसके आसपास के फ्लैट्स में बदबू फैलनी शुरू हुई और बदबू इतनी ज्यादा आने लगी कि आसपास के फ्लैट्स में रहने वाले लोगों का घर में रहना मुश्किल होने लगा। शुरू में तो लगा कि चूहा या कोई जानवर मर गया होगा, इसलिए पड़ोसी ने फ्लैट नंबर 704 का दरवाजा खटखटाया। फर्स्ट टाइम ठक किया तो उन्होंने खोला नहीं था। सेकंड टाइम ठक किया तो उन्होंने रूम फ्रेशनर मारने लगे। तो कौन मारने लगे रूम फ्रेशनर? जो अंदर थे, जो व्यक्ति अंदर रहते हैं, जो जिन मनोज सानी जिनका नाम। हाँ, जब वो रूम फ्रेशनर मारने लगे तो हमें आइडिया हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ये कब की बात है? कल की। सोसाइटी के लोगों की सूचना पर पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर भयानक था। पुलिस आती है, दरवाजा इसको खोलती है और जब दरवाजा खोल के अंदर देखती है तो दृश्य बहुत ज्यादा भयावह होता है, क्योंकि इसके आसपास ब्लड होता है। महिला की जो लाश होती है वो टुकड़ों में कटी हुई होती है। किचन में जाती है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली कि तब भी वहां पर कुकर के अंदर ये चीजें जो मानवीय अंग है महिला के, वो बरामद करती है। जिस वक्त फ्लैट का ताला तोड़ा गया उससे पहले ही मनोज वहां से निकल चुका था। वो भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसका पता लगाकर उसे धर दबोचा। मनोज ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या 4 जून को ही कर दी थी और इस केस में सबसे खौफनाक पहलू है शव को ठिकाने लगाने का तरीका। मनोज ने अपने गुनाह को छिपाने के लिए एक बेहद खतरनाक तरीके को अपनाया और वो तरीका बेहद डरावना था। ऐसा करते वक्त उसके हाथ तक नहीं कांपे। अपनी प्रेमिका की हत्या करते वक्त और फिर उसके शव के टुकड़े करते वक्त उसे ख्याल तक नहीं आया कि वो उसके साथ कई सालों से रह रहा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो रोज शव के टुकड़े करता, उन्हें कुकर में उबालता, उसके बाद उन्हें ठिकाने लगाता। वो कुत्तों को शव के टुकड़े खिलाता। इसके अलावा पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि वो टुकड़ों को पीसकर टॉयलेट में फ्लश करता था ताकि हत्या का किसी को पता न चले। लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉप किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। 4 दिन गुजर जाने के बाद शव के टुकड़ों से आ रही बदबू ने मनोज के मंसूबों पर पानी फेर दिया। वॉल के पीछे ही वॉशरूम, तो वॉशिंग मशीन वहीं रखी है। जैसे मैंने ओपन किया, एक स्मेल आई बहुत वियर्ड वाली, तो हमने तुरंत बंद कर दिया। मैंने बोला कि यार लग रहा है काम चालू है, आज रहने दो, कल धो लेते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैं विंडो पे गया जहाँ जिसमें हम लोग सोते हैं, तो मैंने जैसे वो विंडो ओपन की, उसमें भी सेम स्मेल आई। मनोज ने कटर से शव काटने की बात कबूल ली है और अब वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक सरस्वती अनाथ थी और वो बोरीवली में ही किसी अनाथालय में रहती थी। बोरीवली में ही मनोज राशन की दुकान पर काम करता था। 2014 में दोनों की मुलाकात हुई थी। उसने सरस्वती की हत्या क्यों की, इसकी वजह अभी तक पता नहीं चल पाई, लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि हत्या वाले दिन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था।
जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों से महिला और आरोपी के बीच पारिवारिक मुद्दे को लेकर तनाव चल रहा था। सोसाइटी में मनोज और सरस्वती न किसी से मिलते थे और न ही बातचीत करते थे। किसी से कोनो व्यवहार नहीं, मतलब हमको देखे इसकी बीवी तो मतलब देखे तो ऐसे हंस दे बस, और कुछ नहीं, बोलती नहीं थी। अब कौन सी भाषा वो बोलती थी क्या नहीं, कुछ नहीं। मनोज और सरस्वती इसी सोसाइटी में इतने गुपचुप तरीके से जिंदगी जीते थे कि त्योहारों में भी वो किसी से नहीं मिलते थे। दिवाली हुआ, होली हुआ, हम लोग गेट खोलते थे, अपना पूजा पाठ किए, है ना, नवरात्रि आए थे, नीचे गरबा का फंक्शन होता है, हम लोग जाना आना, ये लोग बिल्कुल नहीं निकलते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, इनका गेट तक नहीं खुलता। आरोपी मनोज साने ने इस फ्लैट को 2017 में किराए पर लिया था। मकान मालिक और सोसाइटी के मैनेजमेंट को उसने सरस्वती को अपनी पत्नी बताया था। इस हत्याकांड ने एक बार फिर श्रद्धा हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। एस जयशंकर ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा है कि घर की राजनीति को बाहर नहीं उछालना चाहिए। देश में जो करें मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में। यूक्रेन युद्ध पर एस जयशंकर ने भारत का स्टैंड दुनिया के सामने रखा और उन्होंने कहा कि रूस और भारत का स्थिर रिश्ता है और पूरे यूरेशिया की स्थिरता हमारे रिश्तों पर निर्भर है। प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद की जब्त की गई जमीनों पर गरीबों के लिए फ्लैट बनाए गए हैं। इन फ्लैट्स का काम अंतिम दौर में है और जल्द ही सीएम योगी फ्लैटों का आवंटन करेंगे। सीधी में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार एक ट्रक कार के ऊपर पलट गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। जबरन वसूली के मामले में एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर 23 जून तक रोक लगा दी है। कर्नाटक के बाद जम्मू कश्मीर में भी हिजाब के मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है। श्रीनगर के विश्व भारती हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं ने हिजाब पहनने पर सख्ती के खिलाफ स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया और छात्राओं का आरोप है कि हिजाब, जिसे कश्मीरी में अबाया कहा जाता है, उसे पहनकर स्कूल आने पर स्कूल की प्रिंसिपल ने एंट्री देने से रोक दिया। हमें कल बोला गया था कि अबाया के बगैर स्कूल आ जाओ, हम आप लोगों को अबाया अलो नहीं करेंगे। क्यों अबाया अलो नहीं करेंगे? आपका लिबास सही नहीं है, आप अबाया लगाती हो, हमें यहाँ पे बाकी बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी अबाया लगाते, तो अबाया लगाना इनकी नजर में गलत बात है। तो इनकी नजर में हमें जीन्स पेंट लगा के स्कूल आना है, तब जाके हमें अलो करेंगे। छात्राओं के आरोप पर स्कूल की प्रिंसिपल की सफाई सामने आई। यूनिफॉर्म में रखा है हिजाब यहाँ सब बच्चों का, ये कलरफुल में आते हैं, किसी बच्चे का एक डिजाइन होता है, किसी बच्चे का दूसरा डिजाइन होता है। तो मैंने इनको कहा लंबा सा हिजाब लाइए आप, जो नीज को भी टच करे। प्रिंसिपल के बयान के बाद मामला शांत हुआ, हालांकि फिर भी स्कूल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी भी यहाँ पर सुरक्षा को तैनात किया गया है, यहाँ पर पुलिस को रखा गया है कि कोई अनटवर्ड इंसिडेंट ना हो। कर्नाटक में जो हिजाब का रो हुआ था वो इंटरनेशनल लेवल तक गया था। प्रशासन श्रीनगर में कर्नाटक जैसे हालात नहीं बनने देना चाहती। श्रीनगर में हिजाब को लेकर छात्राओं के प्रदर्शन के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अब इस पूरे मामले को गांधी और गोडसे से जोड़ दिया है और बीजेपी पर जानबूझकर इस तरह के मामलों को तूल देने का आरोप लगाया। ये जो यहाँ सिलसिला चल रहा है, ये पूरे मुल्क को, जो गांधी का मुल्क है, उसको गोडसे के मुल्क में तब्दील करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर उसके लिए एक तजुर्बागाह बन चुका है, लेबोरेटरी बन चुका है। महबूबा ने कर्नाटक के हिजाब विवाद के बाद श्रीनगर में ऐसे ही करने का आरोप भी बीजेपी पर लगाया। वहीं बीजेपी ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि असल में ये मसला धर्म नहीं, ड्रेस कोड का है। मेरे को लगता है कि शिक्षा हासिल करने वाले बच्चों को अपनी ड्रेस कोड की तरफ कंसिडरेशन देनी चाहिए, इसको रिलीजियस एंगल से नहीं देखना चाहिए। हिजाब मामला जिस तरह से तूल पकड़ रहा है, उसे देखकर कहा जाने लगा है कि घाटी की सियासत में एक नए मुद्दे की एंट्री हो गई है। बालासोर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों को मिलने वाले मुआवजे से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मुआवजे की रकम के लालच में कटक की रहने वाली गीतांजलि दत्ता नाम की एक महिला ने अपने ही पति विजय दत्ता की मौत का झूठा दावा किया। अपने दावे को सही साबित करने के लिए गीतांजलि ट्रेन हादसे में मारे गए एक व्यक्ति के शव के पास बहुत देर तक रोती रही और उसे अपने पति का शव बताते हुए सरकार की तरफ से मिल रहे मुआवजे के लिए अपना दावा ठोक दिया। लेकिन गीतांजलि के असली पति ने ही उसके फ्रॉड की पोल खोल दी और अपनी ही पत्नी के खिलाफ उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पोल खुलने के बाद से ही आरोपी गीतांजलि फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों को 17 लाख रुपए का मुआवजा मिलना है। इनमें से 5 लाख ओडिशा के मुख्यमंत्री फंड से मिलेगा, 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से और 10 लाख रुपए रेल मंत्रालय की तरफ से दिए जाने हैं। वहीं बालासोर ट्रेन हादसे के 7 दिन बाद
अभी भी करीब 80 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। इन शवों को उनके परिवार के सुपुर्द करने के लिए अब डीएनए टेस्ट ही एकमात्र सहारा बचा है। मृतकों की पहचान के लिए रेलवे ने अखबारों में विज्ञापन भी छपवाए हैं और आम लोगों से मदद भी मांगी है। साथ ही भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपनी वेबसाइट www.bmc.gov.in पर मृतकों की फोटो डाली है और लोगों से उनकी पहचान में मदद करने की अपील की है। अभी तक 200 से ज्यादा मृतकों के शवों को उनके घर वालों को सौंपा जा चुका है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के बारे में एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट करार दिया, जिस पर बवाल छिड़ गया है। इंदौर में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि बजरंग दल के गुंडे आईएसआई के लिए जासूसी का काम करते हैं। जो बजरंग दल के लोग अफीम का गांजे का तस्करी करते हैं, उनकी तुलना बजरंगबली से कर रहे हैं। जो आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं, उनकी तुलना बजरंगबली से कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह पीएफआई और सिमी जैसे संगठनों पर क्यों नहीं बोलते। स्वाभाविक रूप से उनको ये सारी कमियां राष्ट्रवादी संगठनों में ही नजर आती हैं। आज तक आपने पीएफआई के बारे में बोलते सुना उनको, सिमी के बारे में बोलते सुना उन्हें। ऐसा पहली बार नहीं है जब बजरंग दल को लेकर दिग्विजय सिंह के बोल बिगड़ गए हों। हालांकि बीजेपी इसे चुनाव से पहले मुद्दा भुनाने की कोशिश बता रही है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म पर अब किताब लिखेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू धर्म पर किताब लिखने की बात कही। उन्होंने कहा कि नौजवानों के लिए ये जानना जरूरी है कि हिंदू धर्म क्या है। कर्नाटक के बाद श्रीनगर में हिजाब विवाद का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। यहाँ एक प्राइवेट स्कूल ने जब हिजाब पहनकर आने पर एंट्री नहीं दी तो छात्राओं ने विरोध कर दिया। लखनऊ के इंदिरा नगर में 16 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई। लड़की का शव फंदे से लटकाने के बाद आरोपी भाग निकले। हालांकि पुलिस ने बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के केजी मार्ग पर एक कार में अचानक आग लग गई। कार से आग की भीषण लपटें उठने लगीं, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के ऑनलाइन धर्मांतरण रैकेट के मास्टरमाइंड की तलाश में यूपी पुलिस की एक टीम मुंबई से सटे मुंब्रा पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की टीमें शोलापुर और ठाणे में उन ठिकानों के बेहद करीब हैं जहां धर्मांतरण रैकेट का मुख्य आरोपी शाहनवाज छिपा हो सकता है और आज उसकी गिरफ्तारी भी मुमकिन मानी जा रही है। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही है, इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई से सटे मुंब्रा में धर्मांतरण कराने वाले एक शख्स की जानकारी मिली है। दावा है कि ये अभी तक 400 हिंदुओं का धर्मांतरण करवा चुका है। इस शख्स के गाजियाबाद धर्मांतरण मॉड्यूल के मास्टरमाइंड शहनवाज उर्फ बद्दो से ताल्लुक होने की जानकारी भी मिली है। ये दावा वसई के रहने वाले राजेश जानी के परिवार ने किया। बताया गया कि इस शख्स ने राजेश जानी को बरगला कर महमूद रियाज बना दिया। राजेश जानी की पत्नी और बेटी ने बताया कि किस तरह उन्हें धर्मांतरण के जाल में फंसाया गया था, लेकिन राजेश जानी की पत्नी और बेटी ने अपना धर्म नहीं बदला। 25 मई को घर छोड़ के गए। उसके बाद में उन्होंने एक वीडियो भेजा था, मतलब रिकॉर्डिंग, कि मैं इधर से जा रहा हूँ और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और अब मैं घर पे नहीं आऊँगा वापस। गाजियाबाद धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद अलग अलग राज्यों के मॉड्यूल से इसके तार जुड़े हैं। ये रैकेट कितना बड़ा है और कहां तक फैला है, इसकी परतें भी जांच के आगे बढ़ने के साथ साथ खुल रही हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी और गाजियाबाद मस्जिद कमेटी के सदस्य अब्दुल रहमान से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी अब्दुल उर्फ नन्नी ने नाबालिग लड़कों को बरगलाने की बात कबूल की है और जांच में इससे जुड़ी कुछ चैट भी सामने आई है। इस चैट में गिरफ्तार मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान और ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का शिकार हुए गाजियाबाद के नाबालिग जैन लड़के के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा दर्ज है। अलग अलग नंबरों पर नाबालिग लड़के को नमाज और दुआ पढ़ने के फायदे बताए जा रहे थे। वायरल चैट का एक हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि नमाज नहीं पढ़ सकता, समझ आता है, पर दुआ पढ़ ले दिन रात, नई दुआ सीख ले, ये बहुत काम आएगा। रमजान हमारा अलग महीना नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। अगर तुम्हें अल्लाह याद नहीं, वो तुम्हें हिसाब किताब वाले दिन भूल जाएगा। माँ का प्यार, दवा और दुआ बस काफी है। मैं तो बोलूंगा जन्नत है इंशाअल्लाह, हर एक दुआ कबूल होगी। ऑनलाइन गेम जिताकर इन बच्चों को आयतों पर भरोसा दिलवाया जाता था और फिर इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए प्रेरित किया जाता था। माना जा रहा है कि मामले में मास्टरमाइंड शहनवाज की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। गाजियाबाद से मुंबई तक फैले इस धर्मांतरण मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के साथ ही कई हिंदूवादी संगठन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए।
गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट के बाहर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया और मस्जिद के इमाम की गिरफ्तारी की मांग की। गाजियाबाद में कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि सिर्फ इमाम की गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि मस्जिद पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ज्ञापन के माध्यम से मांग करी है कि जिस धार्मिक स्थल में इस प्रकार का कृत्य किया गया तत्काल प्रभाव से उस मस्जिद को गिरा दिया जाए, क्योंकि इस प्रकार के कृत्य के लिए कोई धार्मिक स्थल नहीं होते। जिन नाबालिग बच्चों के धर्मांतरण का खुलासा हुआ है उनमें 2 बच्चे गाजियाबाद के हैं और आरोपी अब्दुल रहमान गाजियाबाद की ही सेक्टर 23 की मस्जिद का मौलवी था जो बच्चों को धर्मांतरण के लिए बरगला रहा था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब को लेकर छिड़े संग्राम ने अब सियासी रंग ले लिया है, जिसके बाद सत्ता में सहयोगी बीजेपी और विपक्षी पार्टी शिवसेना यूबीटी के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। और बीजेपी ने महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर छिड़ी हिंसा के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा करने वाले देश के असली दुश्मन हैं। जो लोग औरंगजेब के इस क्रूर और कम्युनल करतूत पर कम्युनल कलर चढ़ाने के सूत्रधार, सियासी सूत्रधार बने हुए हैं, उन्हें वो ना जो देश के मुल्क के साथी हैं, ना तो जो है वो मानवता के साथी हैं और ना ही जो है वो मजहब के साथी हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठी शिवसेना यूबीटी ने पूरे मामले में बीजेपी पर सियासी फायदे के लिए हंगामा भड़काने का आरोप लगाया। औरंगजेब को यहाँ दफनाए हुए 400 साल हो गए, 400 साल के बाद भी आपको चुनाव जीतने के लिए औरंगजेब लगता है, इसलिए कि आपको कर्नाटक में बजरंगबली ने कोई मदद नहीं की। कुछ दिन पहले अहमदनगर में एक धार्मिक आयोजन के दौरान एक मुस्लिम युवक औरंगजेब की फोटो लहराते दिखा, जिसके बाद से हालात तनावपूर्ण है। तिरुमला के वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सैनन और आदिपुरुष के डायरेक्टर ओम राउत विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें डायरेक्टर ओम कृत को गले लगाकर किस करते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो उस वक्त का है जब अपनी आने वाली फिल्म आदिपुरुष के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के बाद पूरी टीम तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी। मंदिर से निकलकर कृति सैनन जब अपनी कार में बैठने वाली थी तो डायरेक्टर ओम राउत ने उन्हें गले लगाकर विदा किया और इस दौरान उनके गाल पर किस कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग कृति सैनन और डायरेक्टर ओम को ट्रोल कर रहे हैं। इस पर आंध्र प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश सचिव रमेश नायडू ने भी ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि क्या वाकई ऐसी हरकतों को किसी पवित्र स्थान पर दिखाना जरूरी है। तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के सामने किस और गले लगाने जैसे स्नेह के सार्वजनिक प्रदर्शन में शामिल होना अपमानजनक और अस्वीकार्य माना जाता है। इस ट्वीट में उन्होंने कृति सैनन और डायरेक्टर ओम राउत के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया था। हालांकि बाद में ये ट्वीट उन्होंने डिलीट भी कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरों से आगाह करते हुए वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे ठंडे आर्कटिक महासागर के बारे में डराने वाली जानकारी दी है। नेचर कम्युनिकेशंस नाम की मैगजीन में छपी स्टडी के मुताबिक 2030 तक गर्मियों के मौसम में आर्कटिक महासागर में बर्फ नहीं दिखाई देगी, यानी 7 वर्ष बाद गर्मियों के मौसम में आर्कटिक महासागर में मौजूद ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि पेरिस जलवायु संधि के तहत अगर ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर लिया जाए तब भी नॉर्थ पोल पर तैरती बर्फ को पिघलने से नहीं रोका जा सकेगा। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि गर्मियों के मौसम में आर्कटिक महासागर में तैरने वाली बर्फ को पिघलने से बचाने में दुनिया ने काफी देर कर दी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि आर्कटिक महासागर में बर्फ के पिघलने का वायुमंडल, पर्यावरण और इंसानों पर गहरा और दूरगामी असर पड़ेगा। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 महासागरों में से एक है और इसे सबसे ठंडा और गहरा महासागर कहा जाता है। लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा है, यानी कि ना तो लोन लेना महंगा होगा और ना ही ईएमआई में बढ़ोतरी होगी। जबलपुर में 12 जून को प्रियंका गांधी एक बड़ी रैली करने वाली हैं। रोटी, कपड़ा और मकान रैली का मुद्दा होगा। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब की लुधियाना कोर्ट के पास बने गोदाम में जोरदार धमाका हुआ। आग लगने से कांच की बोतलें भी फट गईं। क्रिकेटर शिखर धवन की पत्नी आयशा मुखर्जी को दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा बच्चे पर अकेले मां का अधिकार नहीं होता है। कोर्ट ने बेटे जोरावर को भारत लाने के निर्देश दिए हैं। क्रिकेटर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा के बीच तलाक और बच्चे की कस्टडी को लेकर केस चल रहा है। तेलंगाना के मंत्री प्रशांत रेड्डी के कार्यक्रम में आग लग गई। टेंट में आग लगने से तंबू गिर गए। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के सीहोर में 2.5 साल की बच्ची सृष्टि को 100 फीट के बोरवेल से 50 घंटे बाद निकाल तो लिया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये तस्वीर आप देखिए, छोटी सी बच्ची सृष्टि
जो कि बोरवेल में गिर गई थी, जान चली गई उसकी। सृष्टि को जब गड्ढे से बाहर निकाला गया तो उस वक्त वो बेहोशी की हालत में थी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। सृष्टि को बचाने के लिए पिछले 50 घंटे से एनडीआरएफ और सेना की टीम जुटी हुई थी। सफलता न मिलने के बाद प्रशासन ने रोबोटिक रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को भी दिल्ली और गुजरात से बुलाया था। हालांकि सारी कोशिशें बेकार साबित हुई, सृष्टि की जान नहीं बच पाई। और मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं बहुत आम हो गई हैं, काफी केसेस इस तरीके के बढ़ गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने काफी सख्त एक्शन भी लिया इन बोरवेल्स को ढकने के लिए, लेकिन असर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये एक ताज़ा उदाहरण आपके सामने है। 2.5 साल की बच्ची सृष्टि की जान चली गई इस बोरवेल में गिरने में, और प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखाकर बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाए। और कंपन की वजह से ये बच्ची और गहरे नीचे चली गई। 2.5 साल की सृष्टि को 50 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी जिंदा नहीं बचाया जा सका। सृष्टि करीब 50 घंटे पहले बोरवेल में गिर गई थी। 6 जून को यह हादसा घटा था, और यह हादसा जब हुआ था उस वक्त बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। हादसे की सूचना मिलने के बाद 7 जून की सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत सेना और एनडीआरएफ की टीम ने की। ऑपरेशन शुरू होते समय 2.5 साल की सृष्टि 29 फीट नीचे फंसी हुई थी, लेकिन जब सृष्टि को बचाने की कोशिश की जा रही थी तो उसी दौरान वो और नीचे खिसक गई और 100 फीट नीचे जाकर फंस गई, जिसके बाद प्रशासन ने रोबोटिक टीम को रेस्क्यू की मदद के लिए बुलाया। रोबोटिक टीम ने आज सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी कर दिया था, जिसके बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद बच्ची को गड्ढे से निकाल लिया गया, लेकिन सृष्टि की जान तब तक चली गई थी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार और एलजी विनय सक्सेना के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब दोनों के बीच उद्घाटन करने को लेकर ठन गई। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विरोध उस वक्त हुआ जब वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के पूर्वी कैंपस का उद्घाटन करने पहुंचे थे। जैसे ही मुख्यमंत्री केजरीवाल और एलजी विनय सक्सेना उद्घाटन के लिए मंच पर पहुंचे, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। नारेबाजी सिर्फ यही नहीं थमी। जब मुख्यमंत्री केजरीवाल मंच पर भाषण देने आए, तब भी कुछ कार्यकर्ता मोदी मोदी के नारे लगाते दिखे, जिसके बाद केजरीवाल पहले तो थोड़ा गुस्से में दिखे, लेकिन बाद में उन्होंने हाथ जोड़कर मामले को सुलझा लिया। कोई बात नहीं, बाद में बोल देना। भारी हंगामे को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने कुछ समय के लिए अपना भाषण भी बंद कर दिया, लेकिन उनका विरोध तब भी होता रहा। 2000 रुपए के नोटों का चलन बंद होने के बाद 500 और 1000 रुपए के नोटों के बारे में अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। आरबीआई के गवर्नर शक्ति दास ने बताया कि 500 रुपए के नोट वापस लेने की सरकार की कोई योजना नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1000 रुपए के नए नोट लाने का भी सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। आरबीआई गवर्नर ने लोगों से ऐसी अटकलों पर ध्यान न देने की अपील की। वहीं 2000 रुपए के नोटों से जुड़े सवाल के जवाब में शक्तिकांत दास ने जानकारी दी कि 31 मार्च तक 3.20 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नोट मार्केट में सर्कुलेशन में थे। नोट वापस लेने के फैसले के बाद अभी तक 1.80 लाख रुपए के 2000 के नोट बैंकों में लौट आए हैं। आरबीआई गवर्नर ने यह भी उम्मीद जताई कि 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा खत्म होने तक लगभग 85% नोट बैंक में वापस आ जाएंगे। आपने कहा कि 1000 रुपया नोट इंट्रोड्यूस होगा, क्या 500 रुपया नोट को विथड्रॉ करेंगे क्या? जी, ऐसा भी कोई थिंकिंग नहीं है। मार्केट में किसी तरह का स्पेकुलेशन ना किया जाए। मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को, जनरल पब्लिक को कहना चाहता हूं कि किसी तरह का स्पेकुलेशन मत करिए। अभी ये जो आप कह रहे हैं, मैंने कहा कि मेरे पास जानकारी नहीं है और ऐसा कोई आइडिया भी नहीं है। में ओवरब्रिज के पिलर और स्लैब में फंसे बच्चे को भी नहीं बचाया जा सका। WTC फाइनल की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की टीम 469 पर ऑल आउट। मोहम्मद सिराज ने झटके 4 विकेट, शमी शार्दुल को 2-2 विकेट। भारत के दोनों ओपनर वापस लौटे। प्रस्तुतकर्ता JHEV मोटर्स, एक आजाद कदम JHEV मोटर्स के संग। लखनऊ के सेशंस कोर्ट में जज के कमरे के पास गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या और प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ की हत्या का पैटर्न बिल्कुल एक सा दिखाई देता है।
तारिक अहमद के हत्यारों ने महंगी विदेशी पिस्टल से दोनों भाइयों की पुलिस की सुरक्षा के बीच बेखौफ होकर हत्या की। ठीक उसी तरह विजय यादव ने भी महंगी विदेशी पिस्टल से जीवा की हत्या की। यही वो रिवॉल्वर है जिससे विजय ने संजीव जीवा पर गोलियां चलाई। ये कोई मामूली पिस्टल नहीं है। ये 357 मैग्नम अल्फा अमेरिकन रिवॉल्वर है। वो चेक रिपब्लिक में बनी हुई है। ये किसी को आसानी से नहीं मिल जाती। इसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए है। इस रिवॉल्वर के एक कारतूस की कीमत 1,500 से 2,000 रुपए के बीच है। अतीक की तरह संजीव जीवा भी पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट पहुंचा था। कल जो कोर्ट में हुआ था उसकी पूरी जांच चल रही है, उसमें कोई अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। संजीव जीवा की हत्या को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विजय को पता था कि संजीव की बुधवार को कोर्ट में पेशी है। उसे ये भी पता था कि ये पेशी किस जज की कोर्ट में है। वकील जैसा दिखने के लिए उसने बाकायदा वकील की यूनिफॉर्म तैयार कराई। इन सब से साफ है कि जीवा मर्डर के पीछे कोई है जिसने विजय को मोहरा बनाकर संजीव का कत्ल कराया। सूत्रों के मुताबिक विजय पहले भी एक बार रेकी कर संजीव जीवा की हत्या की कोशिश कर चुका था, लेकिन तब वो नाकाम रहा था। इस बीच संजीव जीवा के हत्यारे विजय यादव का एक नया वीडियो सामने आया है। कल जब पुलिस उसे गिरफ्तार कर कोर्ट से बाहर ले जा रही थी, तब कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस आरोपी विजय यादव को चारों तरफ से घेर कर ले जा रही थी, तभी वकीलों ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। ये तस्वीरें आप देखिए। हत्या के बाद वकीलों ने पिटाई की विजय यादव की। हालांकि पुलिस के घेरे में था, लेकिन उसके बाद भी उसको बख्शा नहीं वकीलों ने। कोर्ट परिसर में वकील की पोशाक में पहुंचा था यह हत्यारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि गोली मारते ही जीवा की मौत हो गई थी। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया और उसके मुताबिक गैंगस्टर संजीव जीवा को 8 गोलियां मारी गई थी, जिसमें से 6 गोलियां उसके सीने और पेट में लगी। बाकी 2 गोलियां बाएं हाथ में लगी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जीवा के शरीर पर गोलियों के 16 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जीवा को 8 गोलियां लगी, जो उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकल गई। संजीव जीवा का हत्यारा विजय यादव उर्फ आनंद की उम्र सिर्फ 25 साल है। वो पढ़ा लिखा है, उसने बीकॉम तक पढ़ाई की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने भरी कोर्ट में उम्र कैद काट रहे संजीव जीवा की हत्या कर दी। क्योंकि उसके माँ बाप के मुताबिक वो काफी सीधा साधा लड़का है, उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। एक लड़की को भगाने के आरोप में वो आजमगढ़ जेल में बंद रहा है। वो केस भी अब खत्म हो चुका है। जौनपुर में उसके गांव सुल्तानपुर में मिठाई की दुकान चलाने वाले उसके पिता को इस घटना पर यकीन नहीं हो रहा। हमारा बच्चा तो कभी ऐसा गलत था ही नहीं। ये तो हम लोग भी सोच करके भी तो घबरा गए कि ऐसा कैसा हो गया। विजय अपने 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर है। विजय फरवरी तक नौकरी के नाम पर मुंबई में था। 2.5 महीने पहले ही वो लखनऊ वापस आया था। पहले वो मुंबई में थे, टाटा कंपनी में काम करते थे। वहाँ पर 2 साल तक किए। इसके बाद मार्च में घर पे आए थे, तो ही फिर गए नहीं वो। फिर लखनऊ 2-3 बार गए आए। फिर घर वालों के मुताबिक लखनऊ में वो किसी पाइपलाइन बनाने वाली कंपनी में काम करता था। बीते 10 मई को वो अपने मामा की लड़की की शादी में आया था। 11 मई को वो लखनऊ वापस चला गया। तब से उसकी घर वालों से कोई बात नहीं हुई। संजीव जीवा की हत्या की खबर सुनकर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी दहशत में है। कल लखनऊ के सेशन कोर्ट के अंदर गोलियां चली, लेकिन इसकी गूंज 200 किलोमीटर दूर बांदा जेल में सुनाई दी, जहां मुख्तार अंसारी बंद है। सूत्रों के मुताबिक संजीव जीवा की हत्या की खबर सुनकर जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने आपा खो दिया। जीवा की हत्या से मुख्तार अंसारी टेंशन में है। मुख्तार को ये खबर उस वक्त लगी जब उसके वकील उससे मिलने पहुंचे। जीवा की हत्या की खबर सुनकर मुख्तार बांदा जेल में बदहवास हो गया और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। संजीव जीवा की हत्या के बाद से ही मुख्तार सदमे में है। साल 2000 में मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा की मुलाकात तब हुई जब जीवा को उन्नाव जेल ट्रांसफर किया गया। उन्नाव जेल में बंद अभय सिंह के गुर्गों के जरिए संजीव जीवा मुख्तार के करीब पहुंचा। मुख्तार अंसारी ने पहली बार में ही संजीव जीवा को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। मुन्ना बजरंगी के जरिए मुख्तार ने संजीव जीवा से कई बड़ी घटनाएं कराई। संजीव जीवा मुख्तार के लिए बालू और कोयला खदान के ठेकेदारों से वसूली करता था। मुन्ना बजरंगी के बाद मुख्तार अंसारी संजीव जीवा को ही अपना भरोसेमंद मानता था। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या में भी ये शामिल था। ये मुन्ना बजरंगी के साथ संपर्क में बहुत दिनों से रहे हैं और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी के लिए हत्याएं ठेके पे किया करते थे। इस बीच गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड की जांच एसआईटी ने अपने हाथ में ले ली है। एसआईटी अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते में सौंप देगी। इस बीच मारे गए गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसकी जान को भी खतरा है और इसलिए उसे गिरफ्तार न किया जाए।
क्योंकि संजीव की पत्नी पायल के खिलाफ भी कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। संजीव की पत्नी को डर है कि गिरफ्तारी होने की सूरत में उसकी भी हत्या हो सकती है। शामली में उसके गांव आदमपुर में संजीव की सास ने भी यही अपील की है। उसे बख्शे सरकार और उसे मतलब कोई उसे न्याय चाहिए, वो अपने बच्चे पाल ले बस ऐसा। संजीव के परिवार का मानना है कि उसकी हत्या में प्रशासन की मिलीभगत हो सकती है। प्रशासन का ही कुछ प्रशासन की कमी सब है। तो उन्हें ड्रेस कहाँ से मिल गई, कहाँ था ये? संजीव के परिवार ने यूपी सरकार और मुख्यमंत्री से अपील की है कि संजीव की पत्नी को न गिरफ्तार किया जाए। लखनऊ के सेशन कोर्ट में कल हुए शूटआउट के दौरान एक 1.5 साल की बच्ची को भी गोली लग गई थी, जिसकी वजह से वो घायल हो गई। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उससे मिलने लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहाँ के ट्रॉमा सेंटर में बच्ची का इलाज चल रहा है। योगी जब वार्ड में पहुंचे तो लक्ष्मी नाम की बच्ची बिस्तर पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। बेड के पास लक्ष्मी की मां थी। योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर्स और बच्ची की मां से उसका हालचाल जाना। योगी ने इस दौरान बच्ची को चॉकलेट भी दिया। दरअसल बुधवार को लक्ष्मी की मां नीलम अपने ससुर के केस में सुनवाई के लिए पहुंची थी। काफी देर तक इंतजार करते करते बच्ची सो गई तो मां ने उसे फर्श पर लेटा दिया और वहीं बैठ गई। दोपहर करीब 4 बजे अचानक फायरिंग होने लगी। गोलियों की आवाज सुनकर नीलम अपनी बिटिया को गोद में लेकर वहां से भागी। इस दौरान लक्ष्मी को दाएं सीने के पास गोली लग गई थी। बेहोशी की हालत में बच्ची को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस की सुरक्षा में पहले अतीक अशरफ की हत्या और अब अदालत के अंदर जीवा का मर्डर। इसलिए विपक्ष उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमलावर है और अखिलेश यादव ने तो इन हत्याओं के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। या तो सरकार हो सकता है जानबूझकर के खुली छूट दी हो, तो जाओ जिसको जहां मारना है मार लो। सवाल ये नहीं है कि कौन मर रहा है, सवाल ये है कि किस स्थान पे मारा जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि ऐसी घटनाओं को सरकार गंभीरता से ले रही है। कि पुलिस की सुरक्षा में इस प्रकार की हत्या की घटना निश्चित तौर से सरकार के लिए भी चिंताजनक है, पुलिस के लिए भी चिंताजनक है और इसको बहुत गंभीरता से लेकर के उसकी एसआईटी गठित हुई है। इस बीच कल हुई हत्या के बाद लखनऊ में कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले लोगों की पूरी जांच की जा रही है। मेटल डिटेक्टर से भी चेकिंग की गई। फ्रांस के एनेसी शहर में एक सिरफिरे हमलावर ने दहशत फैला दी। एनेसी कस्बे में अज्ञात हमलावरों ने कई लोगों पर चाकू से हमला बोल दिया। इस हमले में 6 बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए। रूस ने यूक्रेन के बखमुत में लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बड़ा हमला किया है। इस हमले में यूक्रेनी सेना के बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने नए वॉल्कन रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ये अगली पीढ़ी का मीथेन ईंधन वाला रॉकेट है जो एटलस और डेल्टा रॉकेटों की जगह लेगा। 8 साल के निलंबन के बाद यमन का होदेदा हवाई अड्डा आपातकालीन उड़ान के लिए तैयार हो गया है। साल 2015 में हुए एक हवाई हमले में हवाई अड्डे को नष्ट कर दिया गया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 100 से ज्यादा मामलों में फंसे इमरान पर अब एंटी टेररिज्म कानून के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की हत्या से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज्जाक शार की इसी हफ्ते हत्या कर दी गई थी। वो हाई कोर्ट जा रहे थे तभी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतार डाला। कोयटा में पेश आए वाकये से मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां एयरपोर्ट रोड पर नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक सीनियर वकील अब्दुल रज्जाक जान बहक हो गए हैं। वकील की हत्या की ये सनसनीखेज वारदात बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में हुई, जिसके बाद उनके बेटे सिराज अहमद ने इस मामले में FIR दर्ज करवाई। सिराज ने आरोप लगाया कि उनके पिता की हत्या PTI प्रमुख इमरान खान के इशारे पर हुई है। यही नहीं, वकील के बेटे सिराज ने दावा किया कि इमरान के खिलाफ केस दर्ज करवाने की वजह से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अब्दुल रज्जाक को क्यों मरवाएंगे। दरअसल वकील अब्दुल रज्जाक शार ने पूर्व डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और इमरान खान के खिलाफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक केस दायर कर रखा था। अब्दुल रज्जाक शार ने 2022 में संसद भंग करने के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 6 के तहत केस फाइल किया था। इस केस में इन्होंने कासिम सूरी और इमरान खान को कटघरे में खड़ा किया था। यही वजह है कि अब्दुल रज्जाक शार के परिवार को लगता है कि उनकी हत्या इमरान खान के इशारे पर हुई। शहबाज शरीफ के सलाहकार अताउल्लाह तरार ने तो इमरान खान पर हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगा दिया। अब्दुल रज्जाक शार न सिर्फ दरखास्त गुजार थे इमरान खान साहब के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे में, उसमें वकील भी थे, उसकी मुकम्मल पैरवी भी कर रहे थे। हालांकि इमरान खान की पार्टी PTI ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने वकील अब्दुल रज्जाक का मर्डर करवाया ताकि इमरान को फंसाया जा सके।
वैसे तो इमरान खान के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन उन्हें डर है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत दर्ज किए मामलों से। इमरान पर वकील की हत्या और जज को धमकाने के मामले में एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। अब अगर इमरान खान को एंटी टेररिज्म एक्ट के शिकंजे से बाहर निकलना है तो उन्हें अदालत से जमानत लेनी होगी, लेकिन एंटी टेररिज्म एक्ट के मामलों में जमानत पाने के लिए आरोपी को अदालत में पेश होना पड़ता है। जबकि इमरान खान कई बार ये डर जता चुके हैं कि अगर वो अदालत जाने के लिए घर से बाहर निकले तो उनकी हत्या हो सकती है। यही नहीं, इमरान खान पर जिस तरह से वकील की हत्या करवाने का आरोप लगा है, कुछ उसी तरह का आरोप 1974 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो पर भी लगा था। तब भुट्टो पर अहमद खान कसूरी की हत्या करवाने का इल्जाम लगा था। इसके ठीक बाद जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार का तख्ता पलटकर उन्हें जेल में डाल दिया था और अहमद खान कसूरी की हत्या का दोषी ठहराते हुए 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। यूक्रेन के काखोकवा डैम टूटने से निप्रो नदी के किनारे स्थित रिहायशी इलाकों में भारी तबाही मची। खैरसॉन का बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया, जबकि रूस के कब्जे वाले इलाके भी टापू में तब्दील हो गए। तस्वीरें रूस के कब्जे वाले कोरसुनका कस्बे की हैं, जहां लोगों के आशियाने पानी में डूब गए। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। जहां पहले गाड़ियां चला करती थी, वहां लोग नाव चलाते दिखे। कोरसुनका का रहने वाला 26 साल का विटली नाव लेकर सैलाब में फंसे लोगों की मदद करता दिखा। उसने बताया कि 15 मिनट के अंदर पूरे कस्बे ने जल समाधि ले ली। 100 метров вода шла. Это как минимум. Получается, с центра села до Гоголя, где дом затоплен. रूस ने अपने नियंत्रण वाले खैरसॉन प्रांत के इलाके में इमरजेंसी लगा दी है। यूक्रेन नियंत्रित हिस्से से 2000 लोगों को निकाला गया है, लेकिन अभी भी 40,000 लोगों की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। यूक्रेन के काखोकवा बांध के टूटने से खैरसॉन में 30 से ज्यादा कस्बे बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 20 यूक्रेन और 10 रूसी सेना के कब्जे में हैं। जबकि सैटेलाइट तस्वीरें बयां कर रही हैं कि तबाही का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। डैम में जमा पानी निप्रो नदी के किनारे बसे इलाकों को अपने आगोश में लेता जा रहा है। खैरसॉन का हाल तो सबसे बुरा है। पहले बारूद ने इस शहर की बुनियाद को हिलाया, फिर काखोकवा डैम से निकले पानी ने इसकी खूबसूरती को बिगाड़ कर रख दिया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में खैरसॉन में तबाही का मंजर साफ नजर आया। सड़कें गायब हो गई, बिजली ठप हो गई, पीने का पानी का संकट खड़ा हो गया, खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं और बजबजाता पानी घातक बीमारियों की दस्तक देने लगा। ऐसे में लोग अपना घर बार छोड़कर जाने लगे, जबकि कुछ समाजसेवी संस्थाएं बेजुबान जानवरों की मदद करती नजर आईं। कनाडा के जंगलों में लगी जिस आग पर महीने भर से काबू पाने की कोशिश की जा रही है, वो कल और भड़क गई। ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर आइलैंड से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो डराने वाली थी, जहां जंगल आग की ऊंची ऊंची लपटों से घिरे दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जंगल में आग की लकीर खींच दी गई हो। ऊंची लपटों और धुएं के गुबार ने वैंकूवर आइलैंड के आसमान को घेर लिया। कनाडा के जंगलों की इस आग का धुआं अमेरिका के शहरों तक पहुंच गया है। Z News.